जाए। शुरुआत कहानी के लीड कैरेक्टर रणविजय से होती है, जिसे कि स्कूल में उसके टीचर घर पर जल्दी जाने की इच्छा जाहिर करते हुए गुस्से में आकर 2 स्केल मार देती है। तभी रणवीर की 2 बहनों को दिखाया जाता है, रूप और रीत। ये सभी बच्चे भागते हुए घर आते हैं। बेसिकली आज रणविजय के पापा यानी कि बलबीर सिंह का बर्थडे होता है एंड बलबीर सिंह इज ए वेल नोन बिजनेसमैन जिनकी स्वास्तिक नाम की स्टील फैक्ट्री है और पूरे शहर में उनका नाम चलता है। मगर आज वो घर पर नहीं है। उनका बेटा यानी कि रणविजय अपने फादर को बर्थडे विश करने के लिए उनकी फैक्ट्री तक में चला जाता है, मगर वहां पर भी वो नहीं मिलते क्योंकि बिजनेस मीटिंग की वजह से कहीं और निकल गए होते हैं। रात को करीब 10 बज जाती हैं। जब वो घर पर आते हैं तो उनकी वाइफ ज्योति उनसे कहती है कि रणविजय सुबह से आपका वेट कर रहा था मगर आप नहीं आए। तो रणविजय जाकर अपने बेटे के रूम में पहुंचता है, देखता है कि उसके हाथ में एक लेटर है जिसमें ये लिखा है कि पापा इस जन्म में तो आप मेरे फादर हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जन्म में मैं आपका पापा बनूं, आप मेरे बेटे बने, फिर देखना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। और उसके बाद में सेम चीज रिपीट होगी, यानी कि अगेन आप पापा मैं बेटा, फिर देखते हैं कि हम दोनों की केमिस्ट्री कैसी रहेगी। और इसी के साथ वक्त आगे निकलता है, मतलब ऑलमोस्ट 25 साल कहानी आगे निकल जाती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि अब रणविजय बड़ा हो चुका है और आज उसके बेस्ट फ्रेंड की बहन की सगाई होती है जिसके अंदर वो इनवाइटेड होता है। नाम है गीतांजलि। बचपन में ये दोनों स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे और कहीं ना कहीं रणविजय का क्रश उस पर होता है, लेकिन एक फैमिली प्रॉब्लम के चलते उसे अमेरिका भेज दिया गया था। अब वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। रणविजय जो कि गीतांजलि से ऑब्सेस्ड होता है, वो कुछ ऐसी बातें बताता है जिसके कारण अब गीतांजलि को भी लगने लगता है कि जिससे उसकी सगाई हो रही है ही इज नॉट द राइट गाय, मुझे रणविजय के साथ में शादी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट डे उसके पापा यानी कि बलबीर सिंह का 60th यानी कि 60वां बर्थडे होता है। ये तीनों यानी कि दादा बाप और बेटा एक साथ फोटोज वगैरह क्लिक करवाते हैं, फिर फैमिली भी आकर फोटोज क्लिक करवाती है जहां पर सभी लोग बलबीर सिंह को गिफ्ट दे रहे होते हैं। तो रणविजय का जीजा कहता है कि भाई तूने क्या गिफ्ट किया, जिस पर रणविजय बताता है कि मैंने अपने बाल अपने फादर को गिफ्ट करे क्योंकि उन्हें मेरे छोटे बाल पसंद थे, जहां पर बलबीर सिंह का कहना था कि वैसे तुम बड़े बालों में भी अच्छे लगते हो, जिस पर रणविजय का गुस्सा ना होकर एक स्वीटली टोन में कहना कोई बात नहीं पापा मैं अगेन बढ़ा लूंगा। मैं जानता हूँ यहाँ पर उसने कितनी सॉफ्टनेस के साथ काम लिया है, क्योंकि लंबे बालों को कटवा देना और फिर अगेन एक ऐसा कमेंट पाना कि नहीं यार लंबे बाल तो सही थे तुझ पर, और इस लाइन पे सच में बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। इसी के साथ हम रणविजय के दादा को भी देख पाते हैं जिनका नाम होता है रणधीर, और रणधीर जी की भी 2 भाई और होते हैं यानी कि टोटल मिला के 3। इनके नाम होते हैं रणधीर, दलबीर और एक भाई और होता है, मगर उसने अमेरिका जाकर के अपना धर्म चेंज करवा लिया होता है, यानी कि मजहब बदल लिया होता है, वो मुसलमान बन जाता है और नाम रख लेता है अकरम। इसी पार्टी में शहर के बड़े बड़े नेता लोग भी आए होते हैं। तो वरुण यानी कि उसका जीजा आकर रणविजय को कहता है कि तुमसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग आए, जाकर उनसे मिलो, बातचीत करो। जहां पर रणविजय कहता है कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मेरी दादाजी के साथ में बढ़िया बातें चल रही है और मैं उन्हीं के साथ खुश हूँ। ये बात सुनकर उन दोनों में झगड़ा होने लग जाता है कि तभी वहां पर रीत पहुंच जाती है और कहती है कि सॉरी मांगो तुम्हारे जीजाजी से यानी कि वरुण से, मगर इस पर वो उससे सॉरी नहीं मांगता। अगेन झगड़ा बढ़ जाता है। अब ये झगड़ा पहुंच जाता है पापा जी के पास में यानी कि बलबीर सिंह के पास में। तो पापा अगेन खरी खोटी सुना देते हैं, जहां पर अब वाला आता है बचपन का किस्सा। अब इसमें हुआ ये था कि जब रीत कॉलेज में पढ़ रही थी तो उसकी रैगिंग यानी कि कुछ लड़कों ने उसे छेड़-वेड़ लिया था, तब वो रोने लगती है। तो रणविजय आकर कहता है कि तेरा ये हाल किसने किया मुझे बता, और बदला लेने के लिए वो पहुंच जाता है एक चलती क्लासरूम में और पूछता है कि वो लड़के कौन है जिन्होंने मेरी बहन को छेड़ा। अब कुछ लोग जवाब देते हैं कुछ नहीं देते हैं, तो वो गन लेकर क्लासरूम में पहुंच जाता है और सभी को धमकाने लगता है, जिस पर बताना पड़ता है कि हाँ भाई वो 4 लौंडे थे और आज कॉलेज में आए नहीं है, लेकिन कल जैसे ही आ जाएंगे तो हम आपको बता देंगे। इस पर वो अपनी गाड़ी निकालता है, अपनी सिस्टर को गाड़ी में बैठाकर घर लेकर जाने लगता है और ये कहता है कि तुम कल कॉलेज नहीं आओगे। मगर लकीली वो चारों लोग जिन्होंने रीत को परेशान किया था वो मिल जाते हैं रास्ते में। तो यहाँ पर गाड़ी के साथ उनकी चीजिंग शुरू और 1-2 को तो भीड़ भाड़ देते हैं, जिससे कि इनको बहुत चोट बहुत सारी खरोंच आती है। अब ये बात अगेन जब पापा जी के पास पहुंचती है बलबीर सिंह के पास में, तो वो अपने बेटे रणविजय पर गुस्सा होते हैं कि आखिर तूने लोगों को गाड़ी से ठोका क्यों, चलती क्लास में गन क्यों लेकर के गया, तू कोई हीरो वीरो नहीं है, तू एक जीरो है। जिस पर रणविजय का कहना था कि अगर आपकी बहन के साथ में कोई ऐसा करता तो क्या आप उससे बदला नहीं लेते। खैर झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। गुस्से में आकर पापा जी कहते हैं कि तू तो निकल जाए यहाँ से, जिस वजह से रणवीर बचपन में ही अमेरिका के लिए निकल गया था। इनफैक्ट आज के दिन यानी कि प्रेजेंट टाइम में भी कुछ ऐसे ही चल रहा था, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, जहाँ पर रणविजय कहता है कि ठीक है मैं अगेन आज के रात की फ्लाइट से निकल रहा हूँ अमेरिका और अब कभी भी लौट कर नहीं आऊंगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर गीतांजलि पहुंच जाती है, जैसे कि एक दिन पहले रणविजय ने ये कहा था कि जंगल के बंदर लोग शादी वगैरह कैसे करते हैं, यानी कि बंदरियां अपने बंदरों को कैसे चूज करती है। तो वो कहानी गीतांजलि को बहुत पसंद आ गई थी, जिस पर वो रणविजय के साथ आज ही शादी करने के लिए आ चुकी थी। तो यहाँ पर रणविजय सिंह जो है अपनी होने वाली वाइफ को यानी गीतांजलि को अपनी पूरी फैमिली और फादर से मिलवाता है, मगर उसके फादर आज भी बिजनेस मीटिंग्स एंड केक कटिंग वगैरह में लगे हुए थे, उसकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती, इसलिए वो गीतांजलि को लेकर अपने प्राइवेट जेट से अमेरिका के लिए निकल जाता है। इस बीच प्लेन में इनमें बहुत कुछ हो जाता है, खैर बताऊंगा नहीं, वो चीजें देखने पर ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। खैर समझदार को इशारा काफी है। नेक्स्ट डे पहुंचते हैं हिमाचल में और यहाँ पर शादी वगैरह करते हैं हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग, यानी कि मंदिर में फेरे वगैरह लगाना। अगेन
दिन रात को वही सारे इंटीमेट सीन होते हैं। जिसके बाद कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है डायरेक्टली 8 साल आगे, और हम देख पाते हैं एक एनिमल को जिसके मन में गुस्सा भरा है और वो सीधे कंपनी में पहुंचता है बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ में, और वो लोग आते ही वरुण को जान से मार देते। इस हॉल में काफी सारे लोग बैठे होते हैं, इन्हीं में एक शख्स भी होता है असरार उल हक, जो कि सारे कांड को देख रहा था मगर कुछ कर नहीं पाता, मगर मन में उसके कुछ तो चल रहा था। वो क्या चल रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद हम रणवीर को अपनी पूरी टीम के साथ देख पाते हैं। जो बॉडीगार्ड्स वो लेकर आया था वो इवेंचुअली उसके सारे भाई कजन्स होते हैं। इनफैक्ट अब तो गीतांजलि को भी ये बात मालूम चल चुकी होती है कि रणविजय ने आज एक मर्डर किया है और मैं क्रिमिनल के साथ में रह रही हूँ, तो वो अपने बच्चों को वापस से अमेरिका ले जाना चाहती थी, जहाँ पर हमें ये मर्डर क्यों हुआ, 8 साल बाद ये लोग वापस इंडिया क्यों आए, इसकी बैक ब्रीफ दिखाई जाती। अब होता यह है कि एक दिन बलबीर सिंह गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर 2 गोलियां आकर के लगती है, मगर ये नहीं पता कि वो हमला किसने करवाया। ये खबर रणविजय तक भी पहुंचती है, तो वो 8 साल के बाद में यहाँ पर आता है, अपनी फैमिली को देखता है, पापा से बातचीत करता है। तो बलबीर सिंह का कहना था कि जब मुझे पहली गोली लगी तो मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आया, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने अभी तक तुम्हारे साथ जो भी किया है वो गलत किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी बीच रणविजय की मुलाकात मिश्रा अंकल से होती है, जो कि बलबीर सिंह के बहुत खास अच्छे दोस्त होते हैं। वो बताते हैं कि ये पहली बार नहीं था जब बलबीर के ऊपर जानलेवा अटैक हुए, इससे पहले भी कई लोगों ने ऐसी कोशिश करी, मगर ये हमले हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, और अब तो वर्करों ने काम पर आना भी छोड़ दिया है। जहाँ पर रणविजय खुद पहुंचता है कंपनी में, यानी कि स्वास्थ्य स्टील फैक्ट्री में, और सभी लोगों को विश्वास दिलाता है कि जब तक पापा के कातिल का गला अपने हाथों से नहीं काटूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हम लोगों ने पहले भी इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे, सभी लोग अपना काम दिल से करेंगे। और जहाँ तक रही पापा की बात, तो 3 महीने बाद में वो आप सभी के सामने होंगे, वो भी बिल्कुल सही हालत में। रणविजय को ये बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम थी कि नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड जो कि हर वक्त पहरा भी देते रहते हैं, लेकिन दुश्मन ने अपना काम फिर भी कर लिया, इसका मतलब उसे अब नॉर्मल गार्ड्स की कोई जरूरत नहीं, कुछ तगड़े ऐसे दिलदार लोग चाहिए जो कि हर वक्त जान तक लेने और देने के लिए तैयार हो। तो वो पहुंच जाता है अपने दादाजी के भाई यानी कि दलबीर सिंह के पास में और कहता है कि मुझे गार्ड्स की जरूरत है। गार्ड्स बोले तो मुझे मेरे भाइयों के सहारे की जरूरत है, क्योंकि वही हर वक्त साए की तरह मेरे आसपास रह सकते हैं। मुझे पापा के कातिलों को ढूंढना है और उन्हें आसमान में पहुंचाना। खैर पहले तो ये सारे भाई लोग यानी कि जितने भी कजन होते हैं वो मना कर देते हैं, लेकिन दादाजी की एक आवाज पर ये सभी भाई मिल जाते हैं और एकजुट होकर कातिल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अब जैसे कि एक बार पिताजी पर जानलेवा हमला हो चुका है, तो कहीं दोबारा ना हो जाए, इसलिए रणविजय एक बॉडी डबल को लाकर खड़ा कर देता है, जिससे बलबीर सिंह की चाल ढाल, क्या बिजनेस, कहाँ पर उठना बैठना है, वो सब सिखाया जाता है। और एक दिन जब वो बॉडी डबल अपने परिवार से मिलने के लिए अपने घर जा रहा होता है, तभी उस पर असरार, जैसे कि हमने इस मूवी के हॉल शूटिंग वाले सीन में देखा था, वो आकर अपने बहुत सारे गार्ड्स के साथ में धनाधन गोलियां चलाता है और बॉडी डबल को ये सोचकर मार देता है कि वो बलबीर सिंह है। ये खबर अब तो सिंह फैमिली में भी पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पता चलता है असली वाले तो जिंदा है। और जब वरुण उन्हें देखता है तो उसके दिमाग के चौके छक्के उड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो वो कॉल करके असरार को ये कहता है कि तूने जिसको मारा वो एक बॉडी डबल था और वो भी जिंदा है, जहाँ पर असरार ये कहता है कि ठीक है, बलबीर को मारने का काम तेरा, इस छोटे वाले को यानी कि रणविजय को मैं जान से मार दूंगा। मगर उसका कॉल टैप हो रहा था और अब ये सारी खबर पूरी फैमिली में फैल जाती है। और जो थोड़ी देर पहले हमने सीन देखा था कि कैसे एनिमल यानी कि रणविजय सिंह अपनी बॉडीगार्ड्स की टीम लेकर एक चलती मीटिंग के बीच में सभी लोगों के सामने वरुण को जान से मार देता है, तो वो यहाँ से कनेक्टेड होता है। और अब क्योंकि रणविजय को मालूम होता है कि असरार के लोग उसके पीछे आएंगे उसे जान से मारने के लिए, तो वो एक बड़ी गन का ऑर्डर दे देता है। अब असरार कौन है? वो है एक मल्टी बिलियनियर कंपनी का मालिक जो कि स्वास्थ्य को अपने अंडर कर लेना चाहता है और अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहता है, जिसके पास में बहुत सारे आर्म्स फोर्सेस मतलब काफी सारे लोग मौजूद हैं। इस इन्फॉर्मेशन के मिलते ही रणविजय ने एक ऐसी गन तैयार करवाई जिसकी इमेजिनेशन थी दिल्ली में, मैन्युफैक्चरिंग थी बैंगलोर में और असेंबलिंग थी महाराष्ट्र में। आत्मनिर्भर भारत यानी मोदी जी के डायलॉग का सीधा सीधा काम दिखाया जा रहा था। मगर इस वक्त उसकी चड्डी में इचिंग वगैरह हो रही थी, तो वो आज चड्डी नहीं पहन के आया था। लेकिन तभी वहां पर गुंडे लोग पहुंच जाते हैं, जहां पर फ्रेडी जो कि गन की डिलीवरी देने आया था, रणविजय उससे कहता है कि मेरे पास चड्डी नहीं है तो मुझे तेरी चड्डी दे दे। जहां पर हम उसको चड्डी पहनते हुए देखते हैं। सीन वॉज लिटरली एपिक, मैंने आज तक ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा। फ्रेडी की चड्डी पहन के फ्रेडी की ही गन के साथ में ढेरों मतलब ऑलमोस्ट 300 लोगों को वो गोली मार मार कर बैंग कर देता है। और ये सीन हमने ट्रेलर में भी देखा है जो कि थिएटर्स में सबके कान फाड़ रहा था। खैर बताने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्रिस्प एंड क्लियर रखना है। तो यहाँ पर असरार तो मारा जाता है, मगर कुछ लोग रणविजय को भी गोली मार देते हैं। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर अब उसके सुनने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी होती है। वो 14 दिन कोमा में पड़ा होता है। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी आकर कहते हैं कि इसको अब जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसे किसी हार्ट डोनर की जरूरत पड़ेगी, इसका दिल जब तक बदलेंगे नहीं ये मर जाएगा। तो अब लकीली इन्हें एक हार्ट डोनर मिल जाता है, जिसके बाद में घर में एक लंबी आयु की पूजा की जाती है, क्योंकि अब रणविजय ने ये ठान लिया था कि वो तो दुश्मनों को मार के ही दम लेगा और ये पता लगाएगा कि असरार के पीछे किसका हाथ है। लेकिन अभी इसे पूरा रिकवर होने में 3-4 महीनों का वक्त
वक्त लगना था। यहाँ पर हम उसकी एक फैटी पर्सनैलिटी भी देख पाते हैं जो कि थॉर बन चुका था, यानी कि मोटा वाला। लेकिन 3 महीनों के बाद जब वो अपनी पूरी बॉडी रिकवर करके अपने फिजिक को सही कर लेता है तो वो नंगा होकर पूरे गार्डन में घूमने लगता है। घर वाले कहते हैं कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। ये सीन देखकर आप हंस के लोटपोट हो जाओगे थिएटर में। खैर, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, सीन शिफ्ट होता है स्कॉटलैंड में, जहां पर हम असरार के भाई अबरार को देख पाते हैं, यानी कि नन अदर देन बॉबी देओल। इन्होंने एक गूंगे का रोल प्ले किया है। हालांकि बोल तो वो सकते थे, मगर बचपन में उनकी मॉम की डेथ की वजह से उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया था। तो उसका भाई यानी कि आबिदुल हक वही उसका ट्रांसलेटर बनकर सारी चीजें ट्रांसलेट करता रहता था। आज अबरार अपनी तीसरी शादी करने वाला था। 2 वाइफ ऑलरेडी थी इसकी, लेकिन मुसलमान में होता है यार 4 शादी करने का रिवाज। तभी उसके आदमी से एक खबर आती है कि उसका भाई इंडिया में यानी कि असरार मारा गया है, जिस पर अबरार को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो पहले तो वो उसी को ठोकता है कि आखिर ये बात मुझे 3 महीने बाद क्यों पता लग रही है। तो उसका रीजन ये होता है कि इंडिया में अगर किसी को शूट आउट कर दिया जाता है तो सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर बॉडी की शिफ्टिंग होती है जो कि इंडिया से यहाँ तक लानी होती है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो अब ये दोनों भाई यानी कि असरार और अबरार मिलकर प्लान बना लेते हैं कि कैसे उन्हें रणविजय और स्वास्तिक स्टील फैक्ट्री को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद करना है। इस वक्त अबरार का गुस्सा बहुत ही ज्यादा था, तो वो अपनी जो 3rd वाइफ है जिससे की ऑलमोस्ट शादी होने वाली थी, लेकिन इस खबर के बाद में खूनम खान होते हुए भी वो आकर उससे सेक्स करता है। और इतना भी पेट नहीं भरता तो बाकी दोनों वाइफ को और बुला लेता है। और ये सीन जब ट्रेलर में दिखाया गया था तो लोगों के होश उड़ गए थे कि यार क्या होने वाला है यहाँ पे। तो हाँ जी, ये वही इंटीमेसी का सीन था। सीन शिफ्ट होता है इंडिया में और रणविजय के पास में जो हार्ट डोनर था उसकी फियोंसे यानी कि जोया आती है और बताती है कि तुम्हें जो दिल मिला है वो मेरे होने वाले मंगेतर का था। जिस पर रणविजय कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि वो होने वाला पति जिससे तुम्हारी शादी नहीं हो पाई, लेकिन अगर जब भी तुम उसका दिल महसूस करना चाहो तो मेरे पास आ सकती हो। इनफैक्ट वो उसे अपने दादा के घर में रहने के लिए जगह भी दे देता है। इसी बीच इनके बीच में काफी सारी इंटीमेसी भी होती है। ये बात अब गीतांजलि को भी मालूम चल जाती है, तो वो रणविजय को छोड़ने की बात करती है, जहाँ पर रणविजय कहता है कि ये सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा है, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। जब तक मैं अपने पिता के कातिल को ढूंढ नहीं लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो गीतांजलि का वही वो मुंह में ब्लॉकेज वाला सीन आता है, मतलब कि उसने क्या बोला था लेकिन समझ में नहीं आया काफी सारी ऑडियंस को। तो वो ये था कि तुम्हारे पिता के लिए तुम्हारा प्यार रोग नहीं जोग है। नेक्स्ट डे हमारे ऑब्सेस्ड एनिमल पहुंच जाते हैं जोया के पास में और जितनी भी लव बाइट्स दी होती है तो रोल्स रॉयस वाली कंपनी के मैनेजर्स को बुलवाकर सभी को ये कहते हैं कि लव बाइट के कलर की रोल्स रॉयस चाहिए मुझे। थोड़ी देर बाद में कार की डिलीवरी भी हो जाती है, लेकिन उसमें एक बॉम्ब फिट होता है और इन दोनों की कार में बैठने से पहले ही नई की नई कार की ऐसी की तैसी हो जाती। जोया को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी, जिस पर रणविजय कहता है कि तुम एक तरीके से मेरी वाइफ हो, अब हम इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे, मैं मेरी पुरानी वाली वाइफ को तलाक दे दूंगा, हम कहीं और रहने लग जाएंगे, तुम सिर्फ मेरी हो और अब तुम पर कोई भी खतरा मैं आने नहीं दूंगा। जिस पर जोया का कहना था कि मैंने अभी तक तुमसे झूठ बोला, मैं एक डबल एजेंट बन के काम कर रही थी, मुझे अबरार ने ही तुम्हारे पास भेजा था ताकि मैं तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाते रहूं। उनका प्लान ये है कि वो तुम्हारी ही तरह दिखने वाला एक शख्स अब इंडिया में भेजेंगे, तुम्हें तो ऑलरेडी जान से मार दिया जाएगा, जिसके बाद में वो बंदा एक एक करके तुम्हारी फैमिली यानी कि वाइफ, बच्चे, मॉम एंड डैड को मारेगा और जो भी मरेगा वो आखिर में सिर्फ यही सवाल करेगा कि जो हमें बचाना चाहता था आखिर वो हमारी जान के पीछे क्यों पड़ गया। जिस पर रणविजय का कहना है कि ये सारी चीजें मुझे ऑलरेडी मालूम थी, मैं तो बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था कि आखिर तुम कब तक अपना मुंह बंद रखती हो। जिसके बाद हमारे रणविजय सिंह गाड़ियां लेकर पहुंच जाते हैं अपनी जी वैगन सीधा स्कॉटलैंड और अब बारी आती है रियल मार कुटाई की, जहां पर अबरार यानी कि बॉबी देओल भी उसे मारना चाहता था, लेकिन आबिद बोलता है कि अभी वो इतना गुस्से में है, उसके पास लोग ज्यादा हैं, वो तुझे जान से मार देगा, अगर जिंदा रहेगा तो अपन अपने प्लान को कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये लोग सीधा फ्लाइट लेकर पहुंचने वाले होते हैं किसी और देश में, लेकिन तब तक ये महाराज वहां भी पहुंच जाते हैं और फिर होती है धनाधन मार कुटाई। दोनों कपड़े खोल खोल के सुपर हीरो यानी कि अपने रणवीर कपूर एंड बॉबी देओल 2 घंटे तक एक दूसरे को खूब तोड़ते हैं। इनफैक्ट इन्होंने अपने लोगों तक को मना कर दिया था कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा या फिर किसी भी वेपन का यूज नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे का बदला एक दूसरे से ही लेंगे। अब यहाँ पर वो फेमस सीन भी आता है जहाँ पर बॉबी देओल उसके ऊपर बैठकर सिगरेट फूकता है एंड दैट सीन वाज लिटरली एपिक। ये लड़ाई इतनी लंबी चलती है कि अब तो ये लोग थक चुके थे मारते मारते एक दूसरे को कि खड़े होने की भी ताकत नहीं होती है। जिस पर एट द एंड रणविजय अबरार को बोलता है कि देख है तो तू मेरा कजन भाई, अगर तू मेरे पापा को मारने की जिद छोड़ दे तो मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन बॉबी देओल बोलता है कि पकड़ मेरा, यानी कि वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। तो गुस्से में आया हुआ रणविजय उसको मार देता है, यानी कि अपने हाथों से उसका गला काट लेता है और उसकी शपथ पूरी होती है। जिस पर वो खुशी से अपने घर पर आता है, अपने पिताजी को बताता है कि मैंने आपके कातिल को जान से मार दिया, मगर एक भाई था जो अभी भी जिंदा है, तो हो सकता है कि वो फिर से कोई ना कोई कोशिश करे आपको मारने की, तो मैं चाहता हूँ कि इन छुट्टियों में आप मेरे साथ में अमेरिका चलें। मगर बलबीर अमेरिका जाने के लिए तैयार नहीं होता है, जिस पर वो फेमस ट्रेलर का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है जिस पर आपको पापा पापा बोलना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। तो कुल मिला के एट द एंड
बलबीर को समझ में आता है कि फैमिली कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनको टाइम देना चाहिए और ये सभी एक हो जाते हैं और ये पूरा घर वापस से बस जाता है। यानी कि अब रणविजय अमेरिका नहीं जाएगा, इंडिया में ही अपनी फैमिली के साथ में रहेगा। मगर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है इस मूवी के एंड में, जहां पर अबरार का एक और छोटा भाई होता है जिसने अपनी फेस की सर्जरी करवा ली होती है और वो सेम टू सेम रणविजय की तरह दिख रहा होता है और वो जोया से ये भी पूछता है कि क्या मेरा नैन नक्श हाथ पैर और वो भी उसके जैसे मैच करता है या नहीं। इस वक्त इस बॉडी डबल ने रणविजय के 2 बॉडीगार्ड्स को भी पकड़ लिया था, यानी कि जो सरदार जी उसके कजन भाई थे, और वो बोलता है कि वो तू ही था ना जिसने होटल में मेरे भाई को मारते वक्त गन पकड़ाई थी रणविजय को, और जब अबरार से फाइट चल रही थी तो चाकू भी पकड़ाया था, तो आज तो तेरी किस्मत खराब। और वो ब्रूटली एक कसाई की तरह उन दोनों को काट करके रख देता है। और फिर एक लोगो आता है एनिमल पार्क यानी एनिमल के पार्ट 2 का। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में मैं और भी बेहतरीन मूवीज आपके लिए लेकर आऊंगा, जैसे कि टाइगर 3 और सैम बहादुर। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।